अस्मितामूलक विमर्श हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम इकाई 9 और इकाई 10 का अध्ययन करेंगे। इकाई 9 के अंतर्गत अन्या से अनन्या, अंतर्वस्तु और मूल्यांकन, ये प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है। हिंदी साहित्य में स्त्री आत्मकथा के अंतर्गत हम प्रभा खेतान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचित होंगे। अन्या से अनन्या का सारांश क्या है, इसका अंतर्वस्तु क्या है। पाठालोचन को मनोविज्ञान, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक परिस्थिति और स्त्री विमर्श के जो विभिन्न बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। प्रभा खेतान जी की स्त्रीवादी वैचारिक दृष्टि, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस आत्मकथा की प्रासंगिकता क्या है। अन्या से अनन्या आत्मकथा स्त्री विमर्श के रूप में गहरी संवेदना, ईमानदारी से बेबाक प्रस्तुति, व्यापक परिप्रेक्ष्य में स्त्री से जुड़े सवाल और भाषिक संरचना की दृष्टि से एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कृति है। प्रभा खेतान स्त्री के सवालों को पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोण से वर्तमान युग के साथ जोड़कर देखती हैं और स्त्री संबंधी चुनौतियों को सवालों के माध्यम से उठाती हैं। हिंदी साहित्य में प्रभा खेतान की पहचान प्रतिष्ठित उद्यमी, कथाकार और स्त्रीवादी विचारक के रूप में। उनकी आत्मकथा को पढ़ने से यही लगता है कि जीवन की सच्चाई को उन्होंने जितनी ईमानदारी और साहसपूर्ण ढंग से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया, शायद ही कोई अन्य महिला लेखिका यह कर पाए। अन्या से अनन्या का तद्भव पत्रिका में एक अंश प्रकाशित हुआ, तब इसकी संपूर्ण आत्मकथा को पढ़ने के लिए हिंदी साहित्य जगत में उत्सुकता फैली। इसके पश्चात हंस पत्रिका में यह आत्मकथा मार्च 2006 से दिसंबर 2000 तक कुल 9 अंकों में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई। यह आत्मकथा बहुत रोचक और अनूठी है। व्यक्ति अपनी आत्मकथा क्यों लिखता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसे क्या जरूरत है आत्मकथा लिखने की? लिख भी लिया तो उसे प्रकाशित करवाने की क्या आवश्यकता है? पाठकों के समक्ष स्वयं को खोलकर प्रस्तुत करने से क्या लाभ? परंतु जो व्यक्ति जितनी ईमानदारी और साहसपूर्ण ढंग से अपनी आत्मकथा लिखता है, वह निश्चित रूप से सच्चाई और लोक मंगलकारी भावना से प्रेरित रहता है। इस आत्मकथा की चर्चा का मुख्य कारण एक यही रहा है कि एक सामान्य मारवाड़ी परिवार की पारंपरिक स्त्री ने किस तरह से व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया, लीक से हटकर संघर्ष किया और अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। एक स्त्री भावनाओं में बहकर अपने से 18 वर्ष बड़े एक विवाहित पुरुष जो 5 बच्चों का पिता है, उससे प्रेम करती है और इस संबंध को 28 वर्षों तक बनाए रखती है और आजीवन अविवाहित रहकर उपेक्षिता का जीवन जीती है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में अनेक गद्य विधाओं की चर्चा रही। इन गद्य विधाओं में आत्मकथा, वो भी महिला की आत्मकथा, 20वीं सदी के अंतिम दशक से लेकर 21वीं सदी के पहले दशक में अधिक चर्चा और विमर्श का मुद्दा रहा। आत्मकथा में स्वयं की अनुभूति होती है। आत्मकथा में लेखक अपने अंतर जगत को बहिर्जगत के सामने आत्मविश्लेषण के साथ प्रस्तुत करता है। आत्मकथा लेखन में लेखक को तटस्थ और ईमानदार होकर लिखना होता है। इसमें आत्मकथा सर्वप्रमुख होती है। आत्मकथा गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। आत्मकथा में रचनाकार जितनी ईमानदारी से जीवन के सत्य घटनाओं का उल्लेख करता है, उसकी आत्मकथा उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाती है। बहुत से रचनाकार अपनी आत्मकथा लिखते समय केवल बाहरी जीवन की कुछ विशेष बातों को ही लिखना पसंद करते हैं, अंतरंग जीवन की घटनाओं को वो नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से आत्मकथा की रोचकता कम हो जाती है। हिंदी साहित्य में आत्मकथा विधा में बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी गई। साहित्य में कुछ महिला रचनाकारों ने भी अपनी आत्मकथा लिखी। हिंदी की पहली महिला आत्मकथाकार जानकी देवी बजाज मानी जाती है। सन 1956 में इनकी आत्मकथा
मेरी जीवन यात्रा के नाम से प्रकाशित हुई। इसके बाद अन्य अनेक प्रमुख महिला रचनाकारों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी। जानकी देवी बजाज, अमृता प्रीतम, प्रतिभा अग्रवाल, कुसुम अंचल, कृष्णा अग्निहोत्री इत्यादि। इसकी एक लंबी कड़ी है जिन महिला कथाकारों ने अपनी आत्मकथा लिखी। लेखक वर्ग मानते हैं कि स्त्री की हर आत्मकथा अपनी आत्मकथाओं की ऐसी दास्तान है जो घर घर में घटित होती है। पुरुषों की आत्मकथाएं उनके जीवन की के संघर्षों की विजय गाथाएं हैं, मगर स्त्री की आत्मकथा समाज और परिवार की उन भीतरी सच्चाइयों से साक्षात्कार है जिसका जिसकी चुभन जूते की कील की तरह सिर्फ पहनने वाला ही जानता है। यह राजेंद्र यादव ने देहरी भई विदेश में ये बात कही। अन्य से अनन्या आत्मकथा स्त्री विमर्श की दृष्टि से आत्मकथा लेखन की विशेषताओं के कारण आज भी चर्चा का विषय बनी है। ये आत्मकथा एक पारंपरिक मारवाड़ी स्त्री के स्वाभिमान, संघर्ष, अस्तित्व और निर्धारित सीमा रेखा से हटकर काम करने की लड़ाई है। एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्त्री की आत्मकथा है जो प्रेरणा देती है कि एक स्त्री को अपनी अस्मिता, आत्मनिर्णय, मुक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस आत्मकथा में एक प्रेम कथा भी है जिसे पाठकों ने आनंद लेते हुए रोचकता के साथ पढ़ा, आलोचना भी प्रस्तुत की। प्रेम कथा में एक स्त्री जिसने अपने से 18 वर्ष बड़े 5 बच्चों के पिता से प्रेम किया और 28 वर्षों तक इस संबंध को निभाती। अपने प्रेम के लिए वे आजीवन अविवाहित रही। लेखिका का वजूद पत्नीत्व को कायम रखने वाली संस्था के लिए खुली चुनौती के रूप में रहा। समकालीन महिला लेखन में प्रभा खेतान का विशेष स्थान। वे एक बौद्धिक विचारक होने के साथ एक स्त्रीवादी साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रही। भारतीय समाज और पाश्चात्य समाज के सभी वर्ग की स्त्रियों के अस्तित्व, अस्मिता, मुक्ति, स्वतंत्रता को उन्होंने अपनी कथा साहित्य में अभिव्यक्त दिया है। प्रभा खेतान एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी लेखिका रही। एक उपन्यासकार के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में, एक बौद्धिक विचारक के रूप में, एक स्त्रीवादी चिंतक के रूप में, समाज सेविका के रूप में, संपादक के रूप में, अनुवादक के रूप में, साहित्यकार के रूप में जानी जाती है। इनकी साहित्य में बहिरती गति रही। इनका जन्म मारवाड़ी परिवार में हुआ और इनके पिता गांधीवादी विचारक थे। ये आजीवन अविवाहित रही और नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में इन्होंने भी कई जगह पर काम किया। प्रभा खेतान आधुनिक युग की एक उत्कृष्ट लेखिका रही है और साहित्य जगत में कवयित्री के रूप में इन्होंने प्रवेश किया। साहित्य और व्यवसाय प्रभा खेतान के जीवन रूपी सिक्के के दो पहलू रहे। साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, चिंतन, अनुवाद, संपादन, आत्मकथा, रिपोर्टाज और वैचारिकी स्तर के लेखन इत्यादि के माध्यम से उन्होंने अपना साहित्यिक योगदान दिया। उपन्यास के क्षेत्र में इनके कुल 6 उपन्यास प्रकाशित हुए और 2 औपन्यासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए। आओ पेपे घर चले 1990 में, तालाबंदी, अग्निसंभवा, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी, स्त्री पक्ष, यह कथा उपन्यासिका के रूप में सवर्ण पत्रिका में प्रकाशित हुई। एक्स ये भी एक उपन्यासिका है। ये पूजा पत्रिकांक कलकत्ता से प्रकाशित हुई। प्रभा खेतान ने अपनी आत्मकथा अन्य से अनन्या जो लिखी 2007 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित और इस आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद ईरा पांडे ने ए लाइफ अपार्ट 2013 के नाम से किया। बौद्धिक चिंतन के क्षेत्र में इनकी प्रकाशित पुस्तकें नहीं, सात्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव, शब्दों का मसीहा सात्र, वो पहला आदमी, अलबेयर कामू, उपनिवेश में स्त्री, मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं, बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ, भूमंडलीकरण और स्त्री के प्रश्न, भूमंडलीकरण, ब्रांड, संस्कृत और राष्ट्र, सोफिया टॉल्स्टॉय की कहानी, इनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया। अब हम इस उपन्यास की थोड़ा सा अंतर्वस्तु की चर्चा करेंगे। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। इसमें इन्होंने अपने जीवन की कथा को
बहुत ही ईमानदारी और साहसपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त किया है। इस आत्मकथा को केवल मनोरंजन या एक कथा या उपन्यास के दृष्टि से पढ़ने पर लेखिका के लिए सही न्याय नहीं हो सकेगा। किसी भी आत्मकथा को एक व्यक्ति के जीवन की कथा समझकर पढ़ना, फिर उसमें न्याय की तलाश करना पाठक का उद्देश्य होना चाहिए। इस आत्मकथा का सारांश अन्या से अनन्या प्रभा खेतान के जीवन संघर्ष की कहानी है। प्रभा खेतान एक पारंपरिक मारवाड़ी परिवार में जन्मी लड़की अपने घर में 5वें नंबर की बेटी थी। देखने में उनका रंग काला था, उम्र से बड़ी दिखने वाली, जिसे किसी भी चीज का शऊर नहीं था। वो अपने पिता की लाडली बेटी थी। 9 वर्ष की अवस्था में पिता का साथ छूट गया। पिता के जाने के बाद वो प्रेम के लिए तरसने लगी। बात बात में उनकी माता पुरानो देवी उन्हें डांटा करती थी। घर में छोटी होने के कारण उन्हें दाई माँ ने ही संभाला और वो दाई माँ की लाडली थी। अपनी माँ से उन्हें कभी प्रेम प्राप्त नहीं हो सका। इस कारण प्रभा का बचपन अकेलेपन और एकांत में व्यतीत हुआ। बाल्यावस्था में उनके अपने भाई ने ही उनके साथ सारी दुर्व्यवहार किया और उसका खामियाजा ये हुआ कि वो खामोश और डरी रहने लगी। जैसे जैसे बड़ी हुई, उनका मन पढ़ने में अधिक लगा। प्रभा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु उनके अपने बड़े भाई ने पढ़ाई के लिए उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। तब प्रभा ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने कॉलेज की परीक्षा फीस जमा की। इस दौरान उनकी आंखों में तकलीफ हुई और वो आंखों का इलाज कराने डॉक्टर सर्राफ के पास गए। वहीं से प्रेम का सिलसिला प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सर्राफ ने प्रभा की आंखों की तकलीफ, आंखों को देखा और उनकी आंखों की तारीफ की। उनकी मीठी मीठी प्रेम भरी बातों के कारण धीरे धीरे वे डॉक्टर के करीब आती गई। प्रभा भी अपनी भावनाओं में बहती चली गई। अंजाम ये हुआ, प्रभा खेतान को डॉक्टर सर्राफ से प्रेम हो गया और धीरे धीरे वो उनके बच्चे की मां। जिस लड़की को बचपन में कभी प्रेम, अपनापन, तारीफ के 2 शब्द और हमदर्दी नहीं मिली, उसे अचानक इतना स्नेह मिल जाए तो वो अपने को नहीं रोक पाई। यही स्थिति प्रभा खेतान की हुई। शिक्षा और अध्ययन के दौरान प्रभा खेतान को दर्शन शास्त्र से बहुत अधिक प्रभावित हुई। दर्शन का यही प्रभाव डॉक्टर सर्राफ के प्रति आकर्षण और प्रेम का कारण बना। डॉक्टर सर्राफ विवाहित थे, 5 बच्चों के पिता थे। वे प्रभा खेतान से विवाह नहीं कर सकते थे। डॉक्टर सर्राफ ने प्रभा पर प्रेम एवं आकर्षण का सारा दोष मढ़ दिया। बाद में प्रभा खेतान ने गर्भपात भी करवाया और ये भी स्वीकार कर लिया कि वे आजीवन डॉक्टर सर्राफ से प्रेम करती रहेंगी और अविवाहित रहेंगी। परिणाम ये हुआ कि आजीवन प्रभा खेतान को परिवार और समाज में उपेक्षा का दंश सहना पड़ा। किंतु प्रभा खेतान ने सब कुछ सहन किया और अपने प्रेम को आजीवन निभाती रही। वे जीवन में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए वे जीवन में इन सब के बावजूद आगे बढ़ी। डॉक्टर सर्राफ के पैसों की कुछ मदद से वे न्यूयॉर्क गए। इस कथा में प्रभा खेतान ने अपने 18 वर्ष से बड़े विवाहित व्यक्ति से प्रेम किया जो 5 बच्चों का पिता था। उनका संबंध 28 वर्षों तक रहा। डॉक्टर सर्राफ ने प्रभा को अपनी पुरुष सत्ता में जकड़े रखा, यहाँ तक कि वे प्रभा और प्रभा के द्वारा कमाए पैसों पर भी अपना अधिकार समझते थे। अपने इस संबंध में प्रभा खेतान को कभी सुख, शांति और सम्मान प्राप्त नहीं हो सका। वे इस संबंध में सदैव मानसिक द्वंद्व से जूझती रही। उन्होंने लॉस एंजल्स में ब्यूटी थेरेपी का कोर्स किया। नौकरी और व्यवसाय के सिलसिले में वे दुनिया के बहुत से शहरों में गए और इस बीच वे अपने भारतीय संस्कारों और अपनी स्मृतियों को सदैव जीवित उन्होंने रखा। दुनिया की अलग अलग औरतों को देखा, समझा, उनसे सीखा। उनके जीवन में अन्य महत्वपूर्ण महिलाएं भी आईं। आइविच युंग, आइलिन कैथी, मिसेस सर्राफ, मरील इत्यादि। भारत आकर उन्होंने चमड़े का व्यवसाय आरंभ किया। डॉक्टर सर्राफ की मृत्यु के बाद वो अकेली हो गई। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त किया। लेखन के क्षेत्र में वो सक्रिय रहे। किसी भी आत्मकथा में पाठक को लेखक के संघर्ष और उससे मिलने वाली उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि आत्मकथा में केवल लेखक के चरित्रों की पड़ताल करनी चाहिए। किसी के जीवन को, उसके अंतरंग पक्षों को समझने का प्रयास करना चाहिए।
एक संवेदनशील पाठक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि एक स्त्री के जीवन को उसके द्वारा लिखी गई बातों के आधार पर समझे। अच्छी आत्मकथा व्यक्तिगत जीवन गाथा के साथ उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और आम आदमी के सुख दुख को भी प्रतिबिंबित करती है। अन्या से अनन्या की अंतर्वस्तु। ये प्रभा खेतान एक बड़ी उद्योगपति है। अपने व्यापार के सिलसिले में न्यूयॉर्क शहर आई हुई। वो कहती हैं, इतने वर्षों बाद न्यूयॉर्क शहर के जैक्सन हाइट की सीढ़ियों पर बैठी अपनी स्मृतियों को टटोल रही हूँ। वहाँ इतनी रोशनी है जैसे कोई जादुई माहौल है और ये शाम बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आसमान में सितारे एक एक करके चमकते जा रहे हैं। दूर नारंगी रोशनी की किरणें जैसे मैं आंखों में पीने लगी हूँ। यह चकाचौंध मेरे लिए एक नशे के समान है जिसमें मैं अपनी पुरानी यादों को फिर से उतार पा रही हूँ अपने भीतर। जैक्सन हाइट की चौड़ी सड़कों पर फर्राटे से गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन फिर भी एक शांति है यहाँ। फिर मेरे ख्यालों को झटका लगा कि अब तक क्या सोच रही थी मैं। प्रभा खेतान अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए उन सभी अवसादमय पलों को याद कर रही हैं जहां अपने ही परिवार के भीतर उन्होंने जीवन के तमाम उपेक्षित, कंठित, कुंठित अकेलेपन में आंसू बहाए। जैसे 9 वर्ष की बाल्यावस्था में प्रेम के अभाव भरे क्षणों में उन्होंने कैसा जीवन जिया, घर की स्थितियां कैसी रही, पिता की मृत्यु, माँ पर जिम्मेदारियों का कैसे पहाड़ टूट पड़ा, माँ को कैसे अपने सारे गहने बेचने पड़े, एक संयुक्त मारवाड़ी परिवार की क्या ठाट बाट होती है, जब पति की मृत्यु हो जाए तब एक स्त्री की क्या परिस्थितियां हो जाती हैं, समाज और अपने ही रिश्तेदार कैसी कैसी बातें करते हैं। अनाथ बचपन था जहाँ सब है, परंतु प्रभा के लिए प्रेम किसी के दिल में नहीं। केवल एक दाई माँ थी जो प्रभा को सुबह से शाम तक ख्याल रखती थी। प्रभा का माँ के प्रेम को तरसती प्रभा की आंखें थी और अकेलापन था जो आजीवन उनके साथ रहा। बचपन में प्रभा के बाहरी रूप, रंग, कामधारा और शरीर को लेकर उनकी माँ सदैव डरती थी। कभी कभी माँ स्त्री जीवन को लेकर सीख दे जाती थी, जैसे हम जैसी कभी नहीं बनना, बच्चे पैदा करते रह गई, आखिर क्या मिला जीवन में, शरीर खोखला हो जाता है इतने बच्चे पैदा करते। माँ कहती है कि तुम लोग पढ़ना लिखना, खूब पैसे कमाओ। तब से प्रभा ने सोच लिया कि मुझे माँ की तरह नहीं बनना है। लेखिका बचपन की छोटी छोटी बातें याद करती है, जैसे स्कूल जाने में देरी हो जाए, मेरा नया जूता गीता पहन लेती, वापिस नहीं करती, कभी बस छूट जाती, माँ की डांट, एकांत में चिड़ियों से बातें करने पर छोटे भैया द्वारा चिढ़ाना, व्यापार में घाटा, दुश्मनों द्वारा पिता को जहर देकर मार डालना, माँ का विधवा होना और अकेलापन, बड़े भाई का आना, पीरियड का होना, ऐसा अपराध बोध कि पूछो मत। गणगौर की पूजा में डर के कारण गलती से गणगौर का सिर उल्टा कर खा जाना, भाग जाने के कारण गीता का बच जाना, लेकिन प्रभा की पिटाई आदि अनेक बातें जो उन्हें एक एक करके याद आती। प्रभा खेतान के अंदर जो दर्द समाया हुआ है वो उनकी हड्डियों के भीतर तक धंस चुका है और वो इस दर्द का कोई इलाज नहीं। लेकिन वो कहती है, फिर भी मैं चुप नहीं रहूंगी, अपनी बात कहूंगी जरूर। हालांकि वो कहती हैं, बार बार कोई एक अदृश्य वैसी पंजा मेरे मुंह को दबोच रहा है और मैं दर्द से बिलबिला उठती हूँ। प्रभा खेतान आज विशिष्ट ऊंचाई पर है। आज वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर भी मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में होने पर भी उनकी पुरानी स्मृतियों में उपेक्षा, घृणा, कुंठा, प्रेम का अभाव जैसी अनेक परछाइयां उनका पीछा नहीं छोड़। न्यूयॉर्क में शाम होने ही वाली है। इसी बीच गोधूली बेला और लाल बत्ती के जलते ही गाड़ियों की रफ्तार के बीच प्रभा खेतान बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर साहब उन्हें छोड़कर वहां से चले गए थे। चमड़े का व्यापार करने वाली प्रभा खेतान अपने व्यापार के लिए एक कीमती बैग खरीदती है और डॉक्टर साहब उस पर गुस्सा करते हैं कि क्या जरूरत है इतना कीमती बैग खरीदने की। वो यह स्पष्ट भी करती हैं कि उन्हें इस बैग का उपयोग व्यापार के लिए करना है, किंतु डॉक्टर साहब गुस्से में प्रभा का पूरा पैसा और पासपोर्ट छीन लेते हैं
और बीच बाजार में रास्ते पर छोड़कर चले जाते हैं। प्रभा खेतान के भीतर एक आदिम वेदना सिसक उठती है। वो सोचती है कि मैं वापस होटल भी नहीं लौट सकती, क्योंकि सारे पैसे डॉक्टर साहब के पास हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। यहाँ पर प्रभा खेतान की आत्मकथा में जो पाठालोचन की हम चर्चा करेंगे, ये आत्मकथा पूर्वदीप्त शैली में लिखी गई है। इसके 12 पृष्ठों में लेखिका ने वर्तमान और पुरानी स्मृतियों के मध्य अपनी बाल्यावस्था का चित्रण किया है। न्यूयॉर्क शहर, वहां की सीढ़ियों पर बैठकर वो चकाचौंध भरी जिंदगी और अपनी स्मृतियों में जाकर देख रही है। आज वो कितना आगे आ गई, एक विशिष्ट स्थिति पर, विशिष्टता की ऊंचाई पर पहुंच कर चुकी हैं। परंतु यहाँ पर पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या झेला, सहन किया, और जीवन में कहाँ प्रेम और घृणा मिला। व्यक्ति का विकास उसके परिवेश और समाज के साथ बदलता रहता है। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभा खेतान के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करें, तो उनकी बाल्यावस्था और युवावस्था के जीवन पर चर्चा करनी होगी। ये दोनों ही अवस्थाएं उनके जीवन में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाती हैं। प्रभा खेतान की बाल्यावस्था उनके जीवन की दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साथ ही पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थितियों वाले परिवेश तथा एक बच्ची के मनोविज्ञान को समझना आवश्यक है। जो बाल मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं, यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो किसी बच्चे का स्वभाव उस घर, परिवार और उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। व्यक्ति को बाल्यावस्था से प्रेम न मिले तो उसके मन मस्तिष्क में एक हीन ग्रंथि का विकास हो, वो उस मंजन का शिकार। प्रेम ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के भीतर का आत्मविश्वास और साहस उसे बुलंद करता है। उसके व्यक्तित्व की वो निखारने में एक महती भूमिका निभाता है। प्रेम के अभाव में व्यक्ति के मन में घृणा, कुंठा, अपराध बोध घर कर लेते हैं। उससे उसके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और प्रत्येक कार्य में वो स्वयं को कमजोर और अधूरा महसूस करता है। स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगता है, जिससे उसकी आने वाली जिंदगी प्रभावित होने लगती है। लेखिका अपने चेतन मन में रहते हुए अर्धचेतन मन की गहराइयों में जाकर बार बार उन स्मृतियों को याद कर रही है जो उसके जीवन के उतार चढ़ाव से संबंधित है। स्मृतियां ही हैं जो उसके मन की गहरी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं। बार बार वो अपनी बाल्यावस्था और अपने अपने सपनों की उड़ानों के बारे में सोचता है। अपनी माँ से वो प्रेम को तरसती रही, केवल दाई माँ से उन्हें प्रेम प्राप्त हुआ। आखिर क्या कारण रहा होगा कि प्रभा खेतान को अपनी माँ का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ? यही प्रश्न प्रभा खेतान के मन में हमेशा उठा करता है कि माँ आखिर इतनी घृणा क्यों करती है। कारण थे घर परिवार के सभी बच्चों की तुलना में बाहरी व्यक्तित्व में प्रभा का सुंदर ना होना, अपनी उम्र से अधिक बड़ा दिखना, ज्यादा लंबी होना, पिता बाहर निकले हुए, परिवार के सभी सदस्यों के गोरे होने के बावजूद प्रभा का रंग सांवला था। उससे कोई कार्य सुगढ़ता से नहीं होता था। माँ बात बात में डांटती। इससे के मनोवैज्ञानिक रूप से उनके अंदर एक डर व्याप्त हो गया। कोई काम वो करती तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाता। भाई बहन उसे चाहते थे। इसकी वजह से वह स्वयं परिवार के अंदर अपने को उपेक्षित और घृणित महसूस करती थी। बचपन में उनके अंदर एक अकेलापन आ गया। वो चुपचाप बरामदे में बैठकर चुपके चुपके चिड़ियों से बात करें और खुद से सवाल जवाब करें। ये देखकर गीता, पुष्पा, किशन, छोटे भैया, ये सब उसका मजाक उड़ाते हैं। देखो कैसे चिड़िया से बातें कर रहे हैं। प्रभा 9 वर्ष की थी, लेकिन उससे भी कोई काम ठीक से नहीं होता था। वो स्कूल के लिए समय पर तैयार नहीं हो पाती। चोटी फीता, जूते में पालिश, फ्रॉक में खाना खाते समय दाल चावल गिर जाए, इसके कारण से माँ उन पर अत्यधिक गुस्सा करती थी। दाई माँ की आवाज से प्रभा की सुबह होती और दाई माँ कहती, उठो जल्दी करो, हाँ मोरे बचो, 7 बज गए, अभी स्कूल का टाइम है भाई। प्रभा का कोई भी सामान व्यवस्थित नहीं, इसके कारण उनको डांट पड़ती थी।
इन बातों से एक बात स्पष्ट होती है कि एक बच्ची जिसका कोई भी काम ढंग से नहीं होता है, उसे सबकी सुननी पड़ती है। उसका नया सामान कोई और ले ले, तो भी वो कुछ नहीं कर सकती। उसे सब कुछ रोते हुए सहन करना होता है। साथ में उसके चेतन मन में, अर्धचेतन मन से यह बात घर कर लेती कि गीता माँ की लाडली है। मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती है, मुझसे कोई भी काम नहीं हो पाता। इस वजह से वो स्वयं को अकेला समझती थी। पिता की मृत्यु, इसके बाद उन्हें दाई माँ से प्रेम प्राप्त हुआ। पिता की मृत्यु के बाद माँ को चिंता थी कि इन लड़कियों का विवाह कैसे होगा। गीता तो फिर भी सुंदर, उसका हो जाएगा, लेकिन ये परभली यानी प्रभा का कैसे होगा। लेखिका कहती है, अम्मा को मेरा चेहरा, लंबे लंबे बाल, मेरा बढ़ता हुआ कद, शरीर पर भार और दसवां लगती ही पीरियड का शुरू हो जाना। कुछ भी तो नहीं सुहाता। माँ प्रत्येक बात पर टूटती, ठीक से चलो, क्या पैरों की धमधम आवाज करती हो, सहूर से बैठो, कुबन क्यों निकाल लेती हो। इन बातों का इनके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव। ये सभी उदाहरण इनकी आत्मकथा अन्य से अनन्या में स्पष्ट रूप से मिलता है। शायद इसलिए बाल्यावस्था में प्रभा खेतान के भीतर कभी साहस नहीं आ सका। वो हमेशा डरी सहमी उपेक्षित बालिका बनी रही। ऐसा नहीं कि उनकी माँ उनसे इसी वजह से घृणा करती थी, तो बच्चे की मानसिक स्थिति बन जाती। वो माँ के इस व्यवहार को घृणा की संज्ञा प्रदान करती। प्रत्येक घर परिवार में माँ हमेशा अपने बच्चों को डांटती डपटती है ताकि उनके कार्य व्यवहार में सुधार हो सके। वो निडर, साहसी, आत्मविश्वासी, सर्वगुण संपन्न बन सके। परंतु बच्चे अक्सर अपने माता पिता के इस व्यवहार से परिचित होते हैं, उन्हें दोष देते हैं। वास्तव में दोनों अपनी जगह सही होते हैं, परंतु उनमें एक ऐसी समझ का अंतर होता है जो वे स्पष्ट नहीं कर पाते, और ऐसी ही दूरियां एक दूसरे के मध्य स्थापित कर लेते हैं। और बच्चे को एहसास कर लेता है कि उसे घर में अपनी माँ से ही लाड प्यार नहीं मिल पा रहा, और स्वयं को वो अकेला महसूस करने लगता है। इस प्रकार की बातों से बच्चों के मन में एक हीन ग्रंथि का निर्माण होता है। वो अपने अकेले और अनाथ बचपन को महसूस करते हैं। इस संदर्भ में लेखिका कहती है, कैसा अनाथ बचपन था। अम्मा ने कभी मुझे गोद में लेकर चूमा नहीं। मैं चुपचाप घंटों उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी रहती। शायद अम्मा मुझे भीतर बुला ले, शायद हाँस आए, अपनी रजाई में सुला ले, मगर नहीं। एक शाश्वत दूरी बनी रही हमेशा हम दोनों के बीच में। अम्मा मेरी बातों को समझ नहीं पाती। एक बच्ची का अकेलापन यहाँ साफ नजर आता है। एक बच्ची की पीड़ा, एक बच्ची का मनोविज्ञान, यही पे समझ में आता है। प्रभा के भीतर तुलना करने की प्रवृत्ति बचपन से है। कभी वो अपनी सहेलियों से तुलना करती है, कभी गीता से, कभी कभी माँ की भी। वो लिखती है, मेरी माँ अन्य माँओं की तरह पढ़ी और स्मार्ट क्यों नहीं। बचपन से उनके भीतर ये भावना घर चुकी थी। वो जानती थी कि माँ जैसी मारवाड़ी स्त्रियां केवल घर परिवार ही संभालती हैं, इसलिए वे दूसरी माँओं की तरह स्मार्ट नहीं हैं। किंतु वो हस्ताक्षर जरूर कर लेती थी, परंतु मुझे अपनी माँ की तरह नहीं बनना, यह बात वो बचपन से समझ चुकी थी। एक शाम सब बच्चे नीचे खेल रहे थे, सबकी आवाज आ रही थी। पास में पड़ोस के बच्चे भी थे। मैंने कहा, अम्मा मैं खेलने जाऊं। अम्मा ने कहा, क्या एक दिन नहीं खेले बिना जान निकल जाएगी। पत्थर, बोकी, गधी, भंगन, ये सब उपाधियों से माँ ने भी घोषित किया, और मैं कपड़े बदलने चले। तब समझ में आया कि अगर मैं ये सब बातें अम्मा से बताऊंगी तो ना। सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक संदर्भ में हम इस उपन्यास की चर्चा करें। प्रभा खेतान मारवाड़ी समाज, बंगाली समाज और घर की स्थितियों से पढ़ाई के लिए सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में होने वाली समस्याओं से मानसिक रूप से जूझती है। उनका परिवार संयुक्त था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार की स्थिति बदल गई। आर्थिक समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे व्यक्ति का जीवन बहुत अधिक प्रभावित होता है, और ये माना जाता है कि मारवाड़ी परिवार में ज्यादातर रुपये पैसों की तंगी नहीं रहती। लेकिन परिवार में जब मुखिया की मृत्यु हो जाती है
तो परिवार की दशा दिशा बदल जाती है। उनके चाचा ने कई बार उनकी माँ से कहा कि अब ये रईसी नहीं चलेगी, आप ठाट बाट से मत रहो, सामान्य तरह से जीवन जियो। भारतीय समाज में, मारवाड़ी समाज की महिलाओं को परंपरावादी और रूढ़िवादी माना जाता है। यहाँ पर पितृसत्ता अधिक चलती है और इस समाज की लड़कियों का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता है और वे अपने जीवन में केवल बच्चे पैदा करने और परिवार के भीतर घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर रहती है। प्रभा की माँ एक परंपरावादी होते हुए एक विद्रोही व्यक्तित्व की भी थी। प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार चलने वाली स्त्री थी। उसका एक उदाहरण है, तुम लोग जरूर पैसे कमाओ, अपने पैरों पर खड़े हो, आखिर हमें क्या मिला। ये बार बार उनकी ये बात व्यवस्था के प्रति विद्रोह की बात है। लेखिका कहती है, स्त्री होना मात्र अम्मा की नजर में पाप है, एक हीन स्थिति है, गुलामों का जत्था है जो बिना मालिक के जी नहीं पाएगा। लेखिका ये कहती है, मेरी अम्मा की नजर में स्त्री होना एक पाप है, एक हीन स्थिति, क्योंकि हम जैसी स्त्रियों को अपने मालिक अर्थात पति का सदैव गुलाम बनकर रहना पड़ता है। बिना मालिक अर्थात पति के जीवन जीना मुश्किल है। लेखिका एक जगह फिर कहती है कि मुझे अपनी अम्मा जैसी जिंदगी नहीं चाहिए। एक स्त्री होने के नाते मेरी माँ को क्या मिला? शरीर दुर्बल हो गया, अंत में आर्थिक रूप से भी जर्जर। स्त्री जीवन की विडंबना है, उसका विधवा, जीवन में अकेला होना। उनकी माँ 40 वर्ष की उम्र में विधवा। इस संदर्भ में प्रभा खेतान लिखती हैं, 40 की उम्र में विधवा हो जाना, सफेद साड़ी की जिंदगी में बिताना क्या अम्मा को रुचिकर था? अम्मा के वे गहने, वे बनारसी साड़ियाँ, बाबूजी के बिना तमाम सामाजिक दबाव को झेलती हुई अम्मा, वे तो खुद विद्रोही थी, औरत होने की नियत को अस्वीकारती थी। विधवा होना एक औरत के लिए रुचि का विषय नहीं होता है, परंतु क्या करे, सामाजिक सरोकार, सामाजिक दबावों को झेलते हुए औरत होने की नियत को स्वीकार करना ही पड़ता है। उन्होंने स्त्री जीवन की विडंबना और उसका अकेलापन, उस अकेलेपन की वजह प्रेम का भाव, उपेक्षा का भाव, खालीपन, इसको उन्होंने, ये उनकी आत्मकथा में झलकता है। प्रभा खेतान ये बताना चाहती, उन्होंने जो दुख और तकलीफ प्रेम में सहन किया, जिस आदमी से प्रेम किया, वो उसे कोई अधिकार नहीं देता, न उसे स्वतंत्रता देता है, हर जगह उन पर पाबंदियां लगाता है। स्त्री के पास सब कुछ रहे, फिर भी उसे स्वतंत्र निर्णय व सम्मान न मिले जिसकी वह हकदार है, तो ऐसी स्त्री का जीवन सदैव दुखों से भरा रहता है, जैसे प्रभा खेतान का जीवन। प्रभा खेतान की वैचारिकी और जीवन दृष्टि, अन्या से अनन्या के माध्यम से प्रभा खेतान की स्त्रीवादी दृष्टि और जीवन दृष्टि को समझा जा सकता है। लेखिका ये मानती है कि उसके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए और वो इन्हीं उतार चढ़ाव के मध्य पारंपरिक रूढ़िवादी समाज, आधुनिक जीवन की सच्चाई, भारतीय और पाश्चात्य नारी का दुख भरा जीवन, देश विदेश के व्यापार, स्त्री पुरुष के संबंधों के अंतर्द्वंद, निस्वार्थ प्रेम, पारिवारिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को गहराई से समझा। वे स्वयं मानती हैं एक सामान्य स्थिति में उन्होंने एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त की, फिर भी वे अपनी इस विशिष्टता की ऊंचाई से कूदना चाहती हैं, क्योंकि इस विशिष्टता के पीछे सच्चाई, उपेक्षित सामाजिक दृष्टि, अपराध बोध से वाकिफ। उनकी आत्मकथा मारवाड़ी समाज की रूढ़ियों, कुंठाओं पर प्रहार नहीं करता, बल्कि पूरे बंगाल के पूरे सामाजिक वातावरण को उद्वेलित करता है। वो अपनी आत्मकथा में लिखती हैं, क्रूर समाज, क्रूर परिवेश, उनकी क्रूरता उतनी ही त्रासद है, उतनी ही बेतुकी है कि ऐसे परिवेश में अपना ही कटा हुआ सर अपनी हथेलियों के लिए मैं घूम, मुझे कोई शारीरिक सजा नहीं मिली,
किसी दैहिक पीड़ा का एहसास नहीं हुआ, लेकिन एक चरम मानसिक यंत्रणा को भोगते रहना, एक स्थायी आतंक को झेलते रहने को मैं बाध्य थी। सामाजिक उद्वेलन का प्रभाव राजनीतिक वातावरण किस प्रकार से पड़ा, उन्होंने इस जीवन में गहराई से महसूस किया। इस उपन्यास की संक्षेप में हम प्रासंगिकता की चर्चा करें। इस शीर्षक से स्पष्ट है कि इसका सामान्य अर्थ है सामान्य से विशिष्ट, अर्थात एक सामान्य से विशिष्ट स्थिति तक पहुंचना। जैसा पूरी आत्मकथा को पढ़ने के पश्चात हम प्रभा खेतान के जीवन संघर्ष, उनकी सच्चाई से हम परिचित होते हैं और पाठकों के मन मस्तिष्क में यह जिज्ञासा बराबर बनी रहती है, आखिर क्या कारण है कि इतने वर्षों के बाद उन्होंने ये आत्मकथा लिखी। क्या वो सहानुभूति पाना चाहती है या फिर अपने लिए पाठकों के मन में दया उत्पन्न करवाना चाहती है, या अपने उन आत्म संघर्षों से पाठकों को परिचित करवाना चाहती है कि एक अकेली स्त्री को पुरुष वर्चस्व वाले समाज से गुजरना पड़ता है। उनकी ये प्रसिद्धि पाने या चर्चा के विषय के लिए एक नया प्रयास। अब हम इकाई 10 डॉक्टर तुलसीराम का उपन्यास मुर्दैया, उसके अंतर्वस्त्र और मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। 1990 के बाद हाशिए के जीवन का साहित्य ही मुख्य धारा में प्रवेश उसका हुआ। पहली बार हिंदी साहित्य में स्त्री, दलित और आदिवासी अस्मिताओं की अभिव्यक्ति होने लगी। साहित्य के विविध विधाओं में अस्मितामूलक लेखन की बाढ़ सी आ गई। धीरे धीरे अस्मितामूलक लेखन को केंद्रीय विमर्श में जगह मिली और दलित साहित्य ने इसमें अपनी दमदार उपस्थिति को दर्ज किया। दलित अस्मिता की सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति साहित्य की आत्मकथा विधा में देखने को मिलता है। दलित रचनाकारों ने अपने जीवन के भोगे हुए अनुभव को व्यक्त करने के लिए आत्मकथा विधा को उपयुक्त माना और इसी विधा का प्रधानता चुनाव किया। वे आत्मकथाओं में अपने जीवन संघर्षों को प्रस्तुत करने लगे। प्रमुख दलित आत्मकथाकार के रूप में डॉक्टर तुलसीराम का नाम लिया जाता है। तुलसीराम जी ने दलित जीवन के संघर्षशील अनुभवों को अपनी आत्मकथा मुर्दैया के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। भारतीय समाज व्यवस्था की जड़ता, जटिलता और रूढ़िवादी मानसिकता की चर्चा यहाँ पर उन्होंने की है कि गांव में किस तरह लोगों में अज्ञानता है, अंधविश्वास है, मतिभ्रम, उसकी इन्होंने चर्चा की। दलित जीवन का यथार्थ, जिजीविषा और संघर्ष, किन संघर्षों के दौर से गुजरते हैं, इसकी बात है। गांव के लोगों में पर्यावरणीय चेतना की बात भी इस उपन्यास में उन्होंने की। दलित समाज की चेतना, जागरण और परिवर्तन की भूमिका। डॉक्टर तुलसीराम दलित विमर्श के सशक्त हस्ताक्षर अपनी आत्मकथा में दलित साहित्य की बुनियादी विशेषताएं, वेदना, विद्रोह और नकार, साथ ही साथ आत्मकथा की अपनी अलग विशेषताएं भी मौजूद हैं, जैसे कि समकालीन ग्रामीण जीवन की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश को इस कहानी में बड़ी शिद्दत से उन्होंने उठाया। गांव में सामाजिक भेदभाव का पालन अमानवीयता से करते हुए दलित आदमी को छोटी मोटी जरूरतों से केवल इसलिए वंचित रखा जाता है क्योंकि वो निम्न जाति में पैदा हो। ग्रामीण परिवेश में छुआछूत का पालन काफी अंधता से किया। समकालीन हिंदी साहित्य में दलित लेखन का आविर्भाव 1990 के आसपास हुआ। साहित्य में दलित चेतना की अभिव्यक्ति प्रथमतः आत्मकथा विधा में, और दलित रचनाकारों ने अपने भोगे हुए अनुभवों को व्यक्त करने के लिए आत्मकथा विधा का चयन किया और दलित समाज के यथार्थ को बड़ी ईमानदारी से व्यक्त किया है। पहले दलित आत्मकथा लेखक मोहनदास नेमिष राय माने जाते हैं। उनकी आत्मकथा थी अपने अपने पीले। इसका प्रकाशन 1995 में। भगवान दास की मैं भंगी हूँ का भी इसके बाद प्रकाशन हुआ, लेकिन स्वयं रचनाकार इसे आत्मकथा नहीं मानते। हिंदी की सर्वाधिक बहुचर्चित आत्मकथा जूठन, जिसका प्रकाशन 1997 में हुआ, इसके रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसमें उन्होंने वंचित, शोषित और प्रताड़ित दलित जीवन का प्रामाणिक
वर्णन किया है। सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत, कौशल्या वैसंत्री की दोहरा अभिशाप, शिवराज सिंह बेचैन की मेरा बचपन मेरे कंधों पर, माता प्रसाद की झोपड़ी से राजभवन, सुशीला टाटभोरे की शिकंजे का दर्द, ये सब उल्लेखनीय आत्मकथा है। प्रोफेसर तुलसीराम हिंदी के सुपरिचित रचनाकार, वो एक गंभीर चिंतक और विचारक है। उनके लेखन से दलित विमर्श को न केवल बल मिला बल्कि एक नई चेतना, ऊर्जा और उत्कर्ष मिला। सदियों से उन्होंने वंचित, उपेक्षित, शोषित, उत्पीड़ित और दलित जीवन की वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति का वर्णन किया। बाल्यावस्था में इनका जीवन संघर्षों के दौर से गुजरा और उसका प्रभाव, वो जिन मानसिक यातनाओं को झेला उन्होंने, उसको उन्होंने अपने रचना में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। वे अपनी जमीन से जुड़े रहे और अपने संघर्ष में जीवनानुभवों को भूले नहीं और वो अपनी आत्मकथा में सशक्त रूप से अभिव्यक्त करते। उनकी शिक्षा दीक्षा बीएचयू में हुई, जेएनयू में वो रानी शास्त्र के प्राध्यापक बने और वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने इस विधा में एक सशक्त अभिव्यक्ति किया। उनकी ये आत्मकथा 2 खंडों में प्रकाशित है। पहला खंड मुर्दहिया शीर्षक 2005 में प्रकाशित हुआ, दूसरा खंड मणिकर्णिका शीर्षक से 2009 में प्रकाशित हुआ। ये आत्मकथा अपने समय और समाज के विविध संदर्भों को समेटे हुए है। इसमें समकालीन लोक जीवन के अनेक प्रतिबिंब दृष्टिगोचर, दलित जीवन के सुख दुख, आशा आकांक्षा, शोषण संघर्ष, यथार्थ सपने आदि की संवेदनशील अभिव्यक्ति। मुर्दहिया और दलित जीवन, ये आत्मकथा की भूमिका पढ़ने से स्पष्ट होता है कि दलित जीवन की संघर्ष गाथा प्रस्तुत करना आत्मकथा का मुख्य प्रयोजन है। लेखक स्वयं स्पष्ट करता है कि मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली रही। चरवाही से लेकर हरवाही तक सारे रास्ते वहीं से गुजरते। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता जाने वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र है। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती। सबसे रोचक तथ्य ये है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती। वो दोनों की मुक्तिदाता है। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंड से जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दहिया को एक कला स्थली के रूप में बदल देते हैं। रात के समय इन्हीं सियारों की हुमा हुमा वाली आवाज उसकी निर्जनता को भंग कर देती है। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द वो अपने अंदर मुर्दहिया में दफन किए। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती है तो उसका शीर्षक मुर्दहिया होगा। मुर्दहिया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। ये लेखक ने अपने विचार प्रस्तुत किए और इसमें उन्होंने जीवन की घटनाओं को केंद्र बनाकर लिखा है जो समस्त दलित जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। ये आत्मकथा केवल उनके निजी जीवन की अनुभूति बनकर नहीं रह गई, ये दलित जीवन की सामूहिकता, सामाजिकता, सर्वसमावेशिकता और सार्वभौमिकता का बेहतरीन उदाहरण बन गई है। यह व्यष्टिबोध से समष्टिबोध का सफर कराती है। ये कहना उचित है कि दलित जीवन की समग्र अभिव्यक्ति करने की दृष्टि से भी इस आत्मकथा का विशेष महत्व रहा। मुर्दहिया में अभिव्यक्त स्त्री जीवन। डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा मुर्दहिया में
स्त्री जीवन का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। इस आत्मकथा में जहाँ एक ओर उत्पीड़ित स्त्री के जीवन चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर विद्रोही स्त्री के दर्शन होते हैं। पहला संदर्भ ये है कि गांव में एक लड़की बारात में दूल्हा बनकर आए नचनिया के साथ भाग जाती है। दूसरी लड़की वो है जिसकी शादी उस नचनिया के साथ हुई। पंचायत में फैसला होता है कि इस लड़की की शादी किसी और से कर दी जाए। इस संदर्भ में स्त्री के दो रूपों को प्रस्तुत करता है, पारंपरिक और आधुनिक। पारंपरिक रूप में स्त्री अनेक प्रकार के सामाजिक बंधनों में बंधी है और परंपरा का निर्वहन कर रही है। आधुनिक रूप में वो सामाजिक बंधनों को तोड़ने का काम कर रही है। डॉक्टर तुलसीराम ने समाज की स्त्री विरोधी मानसिकता को रेखांकित करते हुए वो लिखते हैं, इस घटना के बाद मठिया की अन्य एक लड़की श्यामा, जो हमारे ही स्कूल में 7वें दर्जे में पढ़ती थी, उसकी शामत आ गई। लोग कहने लगे ये बाल खोलकर स्कूल जाती है, ये बेशर्म हो गई है, अतः पढ़ाई इसकी छुड़ा दी। स्पष्ट है, रूढ़िवादी समाज स्त्री की प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है और वो स्त्री शिक्षा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो नहीं चाहता है कि स्त्री के पारंपरिक रूप में कोई परिवर्तन हो। समाज की इस कुत्सित मानसिकता का मुर्दहिया में सटीक चित्रण है। वे पुरुष की संकित मानसिकता को उजागर करते हैं, लिखते हैं, इसी बीच हमारे घर में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उनके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते। वे माँ को भद्दी भद्दी गालियां देने लगते और उन गालियों से पता चलता कि मेरे नाना का नाम सरजू था। वे हमेशा गाली में सरजुआ की बेटी का नाम इस्तेमाल। माँ के चरित्र की शिकायत वे उसी गुस्सैल नग्गर चाचा से करते, किंतु नग्गर चाचा हमेशा पिताजी को बुरी तरह से डांट देते और कहते कि उनका आरोप झूठा है। स्पष्ट है कि पुरुषवादी वर्चस्ववादी समाज में स्त्री घरेलू हिंसा का शिकार होती रही है। उसे अनेक प्रकार की शारीरिक अत्याचार, हिंसा, उत्पीड़न उसे सहन करना पड़ता है। उसकी आज़ादी पर पति का अधिकार है। वो अपने घुटन को व्यक्त नहीं कर सकती और सामाजिक दबाव से भरी हुई वो जिंदगी जीने को मजबूर होती है। ये सारे संदर्भ पुरुष प्रधान व्यवस्था में स्त्री जीवन, वेदना, संवेदना और संघर्ष को प्रस्तुत करते हैं। भारतीय पुरुष समाज पुरुष प्रधान है। समाज व्यवस्था में स्त्री सबसे ज्यादा पीड़ित, शोषित और उपेक्षित रही है। दलित स्त्री की स्थिति तो और भी शोचनीय है। वो दोहरे अभिशप्त को झेलने को विवश है। अज्ञान, अंधविश्वास, मतिभ्रम। डॉक्टर तुलसीराम इस बात से भली बात परिचित हैं कि किसी भी समाज की अधोगति का प्रधान कारण क्या है? अज्ञानता, अंधविश्वास। इसको वो अपनी आत्मकथा मुर्दहिया में बड़े ही स्पष्ट रूप से उठाते हैं। वो अपने पिता, उनके पिता भी अंधविश्वास में फंसे हैं। वो स्वयं अपने पिता के बारे में लिखते हैं कि इस बीच मेरे पिताजी गृह कला से ऊबकर आसनसोल चले गए। वे वहाँ किसी कोयलरी में काम करने के लिए गए, किंतु मुश्किल से 15 दिन के बाद सुदेश्वर पांडे की हरवाही छोड़ देने का पाप सताने लगा और वो अपने अंधविश्वासी ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए गांव वापस आ गए। स्पष्ट है कि गांव के लोग इस तरह की धारणाओं में बंधे हैं और पाप पूर्ण की मान्यताओं में विश्वास करते हैं। तुलसीराम के पिताजी भी इसके अपवाद नहीं है। इसलिए वे अपने मन के भय निवारण के लिए गांव लौट आते हैं और शहर में मिला रोजगार छोड़ देते हैं। गांव में स्त्रियां अज्ञानता के कारण बहुत जल्द अंधविश्वासी मान्यताओं में फंस जाती हैं और भूत प्रेत की धारणाओं में प्रभावित होती हैं। मुर्दहिया आत्मकथा में इसका सटीक चित्रण प्रोफेसर तुलसीराम ने किया है। इस आत्मकथा में दुलरिया नामक एक स्त्री है जो अंधविश्वास का शिकार बन गई। वो तुलसीराम के घर की भाभी थी। उसका विवाह गोकुल भैया के साथ हुआ। इस संदर्भ में आत्मकथाकार ने लिखा है कि अंधविश्वासों की कड़ी में हमारे घर की एक भाभी दुलरिया, जो पहलवानी सिखाने वाली गोकुल भैया की पत्नी थी, एक तरह से मनोरोग से पीड़ित थी। उन्हें अक्सर पेट में दर्द हो,
और वो उजैती वाली भभूत मांगने वाली लगती और वो एक उजैती के पास जाती और उनसे भभूत लाने और कहती कि इससे उनका पेट दर्द ठीक हो जाता है। ये वास्तविकता है कि भूत प्रेत की अवधारणा की मानसिकता गांव में पूरी तरह से व्याप्त है। यथार्थ में भूत जैसा कुछ भी नहीं, ये तो मन का वहम है। इसे मनोविकार भी कहा जा सकता है, किंतु डॉक्टर तुलसीराम ने इस बात का प्रमाण देते हुए विनय पिटक का उदाहरण दिया है। डॉक्टर तुलसीराम ने स्वयं जीवन अनुभव के माध्यम से मतिभ्रम को रेखांकित किया है। वे कहते हैं, दूसरों की बात छोड़िए, मैं स्वयं मतिभ्रम का शिकार हूं। आत्मकथाकार अपने अनुभव को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं, मैं अंगोछे में आधा सेर जौ बांधकर तेल लेने चल पड़ा। ऐसे में किसी भी काम के लिए घर वाले हमेशा रात के समय मुझे ही भेजा करते। इसका एकमात्र कारण ये था कि अपशकुन होने के कारण मेरा चाहे जो भी अनिष्ट हो, किंतु घर के किसी अन्य व्यक्ति का कुछ न करे। यहाँ तक कि घर का कोई आदमी बरहलगंज बाजार जाता, लौटते समय रात हो जाए तो मुझे मुर्दैया के पास भेजकर बाजार गए आदमी को जोर से चिल्लाकर पुकारने के लिए कहा। मुर्दैया के सन्नाटे में लगाई मेरी आवाज बहुत दूर तक जाती, जिसे सुनकर बाजार से लौटा हुआ आदमी मेरी तरह चिल्लाकर कहता, आवत है। मैं उन्हें लेकर वापस आया। किंतु जब कभी मैं कहीं रात को देर से लौटा तो मुझे लेने के लिए किसी को नहीं मिला। ये बात लेखक व्यक्त करता है। मैंने देखा कि ठीक मुर्दैया के बीच में एक काला व्यक्ति निवृत्त बैठा है, लाठी के बराबर की ऊंचाई पर, आसमान से मेरी तरफ चलता दिखाई देता। मैं खड़ा हो जाता तब वो आके आसमान में रुक जाती और जब मैं चलने लगता तो आके मेरी तरफ आने लगती। मैं डर कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। एक हाथ में मिट्टी तेल वाली बोतल, दूसरे हाथ में लाठी को मजबूत पकड़े हुए नटिनिया की झोपड़ी पर, और जब मैं भाग रहा था तो मेरे उठते कदमों से जोरदार धूल का झोंका उठने लगा। जैसे तैसे हाँफता हुआ मैं राहत के पास पहुंचा। मैंने इस घटना का उल्लेख किसी से नहीं किया, किंतु सुबह होने पर चमरिया माई को धार पुजौरा चढ़ाया और उठते ही भूत के प्रकरण के दौरान मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि यदि मिट्टी के तेल वाली बोतल गिरकर टूट गई होती तो घर में मेरी दुर्गति होती। जाहिर है इस बुदाह प्रकरण तत्कालीन भयग्रंथ से उत्पन्न मेरा मतिभ्रम था। लेखक ने स्वयं इसका शिकार हुआ तो इसका चित्रण करता है। इस तरह लेखक ने अपने जीवन की घटनाओं का बड़ी ईमानदारी से विवरण प्रस्तुत किया है और अंत में वो स्पष्ट करता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज में वो विश्वास नहीं करते। ये सभी मन की काल्पनिक उपज है, जिसका यथार्थ में किसी तरह से अस्तित्व नहीं। इसके लिए हमारा अज्ञान, अंधविश्वास, मतिभ्रम ही जिम्मेदार है और हम वैज्ञानिक दृष्टि अपनाकर प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। देश की आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। देश को चलाने के लिए जिम्मेदारी जनता द्वारा चुनी गई सरकार को दी जा रही है। 1952 में पहली बार आम चुनाव हुए, जनता की सरकार बनी। उस समय समाज पर धर्म का काफी प्रभाव था। राजनीति ने धर्म को, राजनीति और धर्म की साठगांठ थी, दोनों एक सिक्के के पहलू थे। राजनेताओं ने धर्म की रक्षा का आश्वासन लोगों को दिया, खुलकर राजनीति होने लगी। राजनेता गांव-गांव जाकर धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे। राजनीति और धर्म की मिलीभगत का सटीक चित्रण डॉक्टर तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा मुर्दैया में किया है। वो कहते हैं कि समकालीन राजनीति की समालोचना करते हैं, 1962 के आम चुनाव का जिक्र करते हैं, जिसमें गांव की राजनीति का यथार्थ चित्रण। उन दिनों नेता गांव-गांव घूमकर चुनाव प्रचार करते, परिणाम स्वरूप गांव में उत्साह का माहौल बन गया। उस समय तुलसीराम स्कूल में पढ़ते थे। उनका स्कूल भी चुनाव माहौल के प्रभाव से छूटा नहीं था। उनके स्कूल में एक साधु का भाषण रखा गया। इस संदर्भ में आत्मकथाकार ने लिखा है, इसी माहौल में पहला सामना बनारस के विख्यात साधु स्वामी करपात्री जी से, वो हमारे स्कूल में पढ़े। इसकी सूचना हमारे स्कूल के संस्थापक स्वामी जी के बारे में अध्यापक लोग कहते हैं कि वे दोनों करो यानी हाथों से उनके प्रति
लेखक का बहुत सम्मान का भाव शुरू में था, लेकिन बाद में लेखक का उनके प्रति सम्मान भंग हो गया और लेखक कहने लगा कि उन पर भी धर्म का प्रभाव था। बाद में वो ये अनुभव करने लगे कि वो डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म को नहीं समझते, उन्हें संस्कृत नहीं आती। ये करपात्री जी की बात को वो कहते हैं। राजनीति में उस समय जनसंघ पार्टी जो काफ़ी सक्रिय थी, तुलसीराम उसी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ वो लोग प्रचार करने गए, लेकिन दलितों ने जनसंघ के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई। इसका वो उल्लेख इस आत्मकथा में करते हैं। तत्कालीन राजनीति के यथार्थ को उन्होंने अपनी आत्मकथा में प्रस्तुत किया है कि राजनेताओं की संकीर्ण सोच किस तरह से थी। उस समय की राजनीति में धर्मवाद, जातिवाद, प्रांतवाद, वर्गवाद, ये भावना कैसे रही, इसका उल्लेख वो करते हैं। डॉक्टर तुलसीराम ने राजनीति के भेदभावपूर्ण मुखौटे का पर्दाफाश अपनी आत्मकथा में किया है। इसमें उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के अनेक अनुभवों को व्यक्त किया है, जिसका विवेचन यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि गांव में कई प्रकार की टोलियां होती थी। ब्राह्मणों की अलग बस्ती होती थी, दलितों की अलग बस्ती होती थी, और उन्होंने इस आत्मकथा में दोनों के संघर्ष को भी बताया है। दोनों के संघर्ष आए दिन होते थे, इसका वर्णन यहाँ पर लेखक बड़े ही बेबाक तरीके से किया है कि सामाजिक जीवन में गांव की विविध समस्याएं हैं, उनका उल्लेख लोकगीतों के माध्यम से लेखक ने किया है और बताया है कि इसमें उस उपन्यास में एक और बात की हम चर्चा करेंगे। उन्होंने पर्यावरणीय चेतना की बात, उन्होंने कहा है एक प्रसंग में गांव की पर्यावरणीय संवेदना का उल्लेख करते हैं। आत्मकथाकार कहते हैं, भंडारी चाचा कलकत्ता की एक जुट में से रिटायर होकर घर आए। वे अपने साथ कुछ पैसे लाए, उन पैसों से एक पेड़ खरीदा और लकड़ी के पुराने घर को नया बनाया। पेड़ की कटाई के संदर्भ में जनसाधारण के उनमें जो भावनाएं हैं, उन्हें तुलसीराम ने इन शब्दों में व्यक्त किया। उस समय 8-10 आदमियों का एक ग्रुप लकड़चिरवा कहलाता था। मेरे घर के रजई भैया लकड़चिरवा थे, और कोई जब हरे पेड़ को काटता तो उस समय ये धारणा थी कि ये महापाप है। लकड़चिरवा ग्रुप कभी भी किसी पेड़ को नहीं काटता, और लोगों में इस भावना को भी किया गया कि पेड़ लगाना चाहिए। तो एक पर्यावरणीय चेतना को भी लेखक ने व्यक्त किया है कि गांव में कैसे लोगों का पर्यावरण के प्रति भावनात्मक जुड़ाव है। वे पर्यावरण को हानि पहुंचते देखकर उनके मन में पीड़ा होती है, संत्रास होता है। उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि मनुष्य लोभ में आकर उसने जो पर्यावरण का नुकसान किया है, उसके लिए उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस आत्मकथा में लेखक ने पर्यावरण के प्रति संवेदना जगाने में बहुत अमूल्य योगदान दिया है। डॉक्टर तुलसीराम ने इस आत्मकथा में इनकी भाषा बड़ी सरलता, सहजता और स्पष्टता के साथ वर्णनात्मक भाषा का प्रयोग किया है। उसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि अगला साल 1962 देश के तीसरे चुनाव का साल है। इसकी दस्तक के पहले ही स्कूल में एक बार फिर प्रदर्शनी लगाई गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था चक्रधारी। 1961 के नवंबर के महीने में खूब ज्यादा स्कूल के आसपास दर्जनों गाँव में सैकड़ों लोग फिल्म देखने आए। गाँव के सामने मैदान में एक बड़े श्यामपट की तरह से पर्दा लगाया, इस पर जनरेटर के माध्यम से फिल्म दिखाई गई। तो मुर्दहिया में जो बिंब प्रस्तुत किया गया है वो बहुत ही सुंदर है। भाषा को सजीव बनाने में उन्होंने बिंबों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि डॉक्टर तुलसीराम ने अस्मिता मूलक लेखन में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, और उनकी विशेषता उनकी स्वानुभूति के यथार्थ की अभिव्यक्ति है।
अस्मितामूलक लेखन में दलित विमर्श ने जो एक दमदार उपस्थिति दर्ज की, उससे सभी पाठकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित